गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने चल रहे हैं ये बेसिकली जो इसके पहले लेक्चर में बताया था आपको उसी का पार्ट है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए क्या किया जा रहा है, वीडियो को छोटा छोटा बनाया जा रहा है ताकि आपको देखने में भी सुविधा हो। ठीक, तो उसी लेक्चर जो इसके पहले लेक्चर बनाया गया है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। सेकेंड चैप्टर जो किस पे है, सेमीकंडक्टर डायोड्स एंड पावर सप्लाई पे है, उसी का ये दूसरा पार्ट है इसके प्रीवियस बनाए गए लेक्चर। ठीक, वहाँ उस क्वेश्चन उस लेक्चर में 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब इस लेक्चर में 21 से आगे हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए 21 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द विड्थ ऑफ डेप्लेशन लेयर ऑफ अ पीएन जंक्शन, किसी पीएन जंक्शन के डेप्लेशन लेयर की चौड़ाई पूछ रहा है ऑप्शन में कि डिक्रीजेज विथ लाइट डोपिंग, दूसरा पूछ रहा है कि इंक्रीजेज इन हाई डोपिंग, तीसरा ऑप्शन दिया है डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज अप्लाइड, और चौथा ऑप्शन दिया है इंक्रीजेज विथ रिवर्स बायस। तो आपको पता है कि जब रिवर्स बायस करते हैं तो डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब 22वां क्वेश्चन देखिए लिखा है कि द काज ऑफ जेनर ब्रेकडाउन इज, जेनर ब्रेकडाउन का कारण है। ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है हम लोग को। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दूसरे पेज पे है इसका। चलिए उम्मीद करते हैं सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। जो ऑप्शन है इसका देखिए, पूछ रहा है पहला ऑप्शन कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि लो डोपिंग, तीसरा पूछ रहा है हाई डोपिंग, और चौथा पूछ रहा है नन ऑफ दिस। तो आपको पता है क्लास में बताया गया है कि जो जेनर ब्रेकडाउन का कारण होता है, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, हाई डोपिंग करने से जेनर ब्रेकडाउन होता है। हाई डोपिंग कर देते हैं, क्या होता है वो जब हाई डोपिंग किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंट इंक्रीज होता है और वो फटना शुरू कर जाते हैं एटम, जिससे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और क्या होता है ब्रेकडाउन करा देते हैं। इसको डिटेल में क्लास में डिस्कस किया जा चुका है। तो इसका मतलब क्या होगा, तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। अब देखिए पूछ रहा है कि जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर इज ऑलवेज यूज्ड। पहला ऑप्शन दिया है एज अ फिल्टर सर्किट, एज अ रेक्टिफायर, इन अ रिवर्स बायस, इन अ फॉरवर्ड बायस। ये भी क्लास में बताया जा चुका है कि जेनर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में यूज किया जाता है, क्योंकि अगर फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे तो सिंपल डायोड की तरह, मतलब नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करता है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस वजह से जो जेनर डायोड है उसको रिवर्स बायस में यूज किया जाता है ताकि वो वोल्टेज रेगुलेटर का काम कर सके। ठीक, 24वां देखिए, पूछ रहा है कि जेनर डायोड इज ऑलवेज यूज्ड एज, पहला दिया है अ वोल्टेज एम्पलीफायर, दूसरा दिया है ऑक्सीलेटर, तीसरा दिया है रेक्टिफायर, चौथा दिया है वोल्टेज रेगुलेटर। ये स्टूडेंट्स आपको क्लास में पूरा का पूरा हेडिंग लिखवाया गया है, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो उसी हेडिंग से साफ क्लियर है कि जो जेनर डायोड है क्या करेगा, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। वोल्टेज रेगुलेटर मीन्स क्या, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखना, चाहे हम इनपुट सोर्स चेंज कर रहे हो या लोड अपना चेंज कर रहे हो, हमारा जो आउटपुट है वो क्या बना रहा है, कांस्टेंट बना रहा है। तो जेनर डायोड को देखा गया था कि चाहे इनपुट सोर्स हम चेंज कर रहे थे, चाहे लोड को चेंज कर रहे थे, हमेशा अपने आउटपुट में कांस्टेंट आउटपुट दे रहा था। क्लियर है, इसका चौथा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। 25वां देखिए कह रहा है कि इफ डायोड हैज मोर इम्प्योरिटी कामा इट्स, पहला जेनर वोल्टेज रिड्यूसेस, दूसरा एवलांच वोल्टेज इंक्रीजेज, तीसरा डिप्लेशन लेयर बिकम्स थिन, चौथा लीकेज करंट डिक्रीजेज। देखिए इसमें ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। ठीक, जेनर वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है और एवलांच वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। तो जो बुक में फॉलो किया हुआ है वो एवलांच वोल्टेज को इंक्रीज बताया हुआ है। ठीक, वैसे ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या है, सही है, जेनर वोल्टेज क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे इम्प्योरिटी बढ़ाएंगे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है। ये सब चीज़ें आपके नोट्स में लिखवाई गई हैं
उससे क्या होगा कि जो रप्चरिंग है वो तेज़ी से होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे और जल्दी से ब्रेकडाउन वोल्टेज मिल जाता है। लेकिन एवलांच के केस में क्या होता है, वो वोल्टेज देर में मिलता है क्योंकि कोलिजन होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए एवलांच वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। 26वां देखिए, अ रेक्टिफायर इज यूज्ड। रेक्टिफायर इज यूज्ड, उसमें ऑप्शन दिया है टू कन्वर्ट लो AC वोल्टेज टू हाई AC वोल्टेज, दूसरा दिया है टू ऑब्टेन DC वोल्टेज फ्रॉम लो DC वोल्टेज, तीसरा दिया है टू कन्वर्ट AC वोल्टेज टू DC वोल्टेज, और जो चौथा ऑप्शन दिया है टू कन्वर्ट DC वोल्टेज टू AC वोल्टेज। तो ये आपको पता है, ये इंटर में भी आप पढ़ रखे हैं कि रेक्टिफायर का यूज AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक। 27वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इन अ फुल वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज कामा द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर कह रहा है कि 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा। पहला ऑप्शन दिया है 50 हर्ट्ज, दूसरा दिया है 100 हर्ट्ज, तीसरा दिया है 25 हर्ट्ज और चौथा दिया है 75 हर्ट्ज। ठीक। तो आपको पता है, ये बताया जा चुका है कि फुल वेव रेक्टिफायर के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डबल होता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर ही रहता है। ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब 50 हर्ट्ज इनपुट है और फुल वेव रेक्टिफायर है तो क्या हो जाएगा, जो एफ आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है वो 2 टाइम्स क्या होता है, इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है। तो 50 इंटू 2 100 हर्ट्ज के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 28वां क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डायोड्स यूज इन अ ब्रिज रेक्टिफायर आर। ये भी आपको पता है, 4 डायोड यूज करते हैं, 2 डायोड एक टाइम पे कंडक्ट करता है और 2 डायोड एक टाइम पे कंडक्ट नहीं करता है, ओपन सर्किट का काम करता है, ये भी बताया जा चुका है। ये ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट जो बनवाया गया था उससे बताया गया था आप लोग को। 29वां देखिए, बाय द यूज ऑफ फिल्टर सर्किट विथ अ रेक्टिफायर। पहला ऑप्शन पूछ रहा है द रिपल फैक्टर इंक्रीजेस, दूसरा द रिपल फैक्टर डिक्रीजेस, तीसरा द रिपल फैक्टर रिमेन्स अनचेंज, चौथा द वोल्टेज रेगुलेशन बिकम्स पुअर। तो ये आपको पता है फिल्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं, पूरा पावर सप्लाई का आपको बनवाया गया था, उसमें बताया गया था कि जो वोल्टेज सॉरी जो फिल्टर होता है वो क्या होता है, पल्सेटिंग DC के बाद लगाया जाता है। सॉरी, ये बताया गया था कि जो फिल्टर सर्किट होता है वो क्या करता है, रिपल को कम करता है। तो उसको क्या करते हैं, जब आप पावर सप्लाई बना रहे हैं तो क्या करेंगे, रेक्टिफायर यूज करेंगे, और ट्रांसफार्मर से इनपुट सिग्नल रेक्टिफायर में आएगा, वो पल्सेटिंग DC देगा। अब उस पल्सेटिंग DC में से जो आपका ये पल्सेटिंग DC मिलता है, इसमें ये जो रिपल होते हैं इनको दूर करने के लिए फिल्टर यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, द यूज ऑफ फिल्टर सर्किट विथ रेक्टिफायर क्या करेगा, रिपल फैक्टर को डिक्रीज करेगा। ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। प्योर DC में जाने के लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर सर्किट यूज करते हैं रेक्टिफायर के बाद। अब देखिए 30वां क्वेश्चन, द शंट कैपेसिटर फिल्टर इज यूज्ड व्हेन। द शंट कैपेसिटर फिल्टर इज यूज्ड व्हेन। पहला पूछा है कि लोड रेजिस्टेंस इज लो, दूसरा है लोड रेजिस्टेंस इज हाई, तीसरा ऑप्शन है लोड करंट इज हाई, और चौथा ऑप्शन है लोड रेजिस्टेंस इज लो एंड लोड करंट इज हाई। तो ये कौन सा केस होगा, शंट कैपेसिटर फिल्टर कब यूज करते हैं, जब लोड रेजिस्टेंस क्या रहता है, हाई रहता है। इसका मतलब 30वां का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब 31वां क्वेश्चन देखिए, 31वां क्वेश्चन जो पूछ रहा है, द फिल्टर सर्किट जनरली यूज्ड इन रेगुलेटेड पावर सप्लाई इज। पूछ रहा है कि जो जनरली पावर सप्लाई रेगुलेटेड पावर सप्लाई में यूज होने वाला फिल्टर सर्किट है वो कौन सा होता है, जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से। तो पहला है सीरीज इंडक्टर, दूसरा है शंट कैपेसिटर, तीसरा है एल सेक्शन, चौथा है पाई सेक्शन। तो जो 31 नंबर क्वेश्चन है उसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। पाई वाला फिल्टर क्या करते हैं, बनाते हैं, एलिमेंट लगा लगा के पाई वाला फिल्टर क्रिएट किया जाता है। 32वां क्वेश्चन देखिए, पूछा कि जिनर डायोड इज ऑलवेज यूज्ड।
in form of filter circuit, in form of rectification, in reverse bias, in forward bias। अभी इसको ऊपर भी डिस्कस किया जा चुका है कि जेनर डायोड हमेशा क्या करते हैं, रिवर्स बायस में यूज करते हैं, क्योंकि अगर रिवर्स बायस में नहीं यूज करेंगे, फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे, तो वो क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस में एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक को ही शो करता है, और रेगुलेशन के लिए उसको रिवर्स बायस में यूज कर लेते हैं और उससे रेगुलेशन मिल जाता है। इन अ पावर सप्लाई द फंक्शन ऑफ डायोड इज, किसी पावर सप्लाई में डायोड का क्या फंक्शन होता है, पहला दिया है रेक्टिफिकेशन, दूसरा दिया है डिटेक्शन, तीसरा दिया है डिटर्मिनेशन ऑफ वेव फॉर्म, चौथा दिया है एम्पलीफिकेशन। ये आपको बताया गया है कि रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं, डायोड की हेल्प से क्या बनाते हैं, रेक्टिफायर बनाते हैं, और रेक्टिफायर का काम क्या होता है, रेक्टिफिकेशन करना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए जो 34 नंबर क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि द मेन पर्पज ऑफ फिल्टर इज, फिल्टर का मेन पर्पज क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया टू रिड्यूस द अप एंड डाउन ऑफ इनपुट, दूसरा ऑप्शन दिया टू डिस्ट्रॉय द ऑड हार्मोनिक फ्रॉम द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, तीसरा दिया है टू स्टेबलाइज द डीसी लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज, और चौथा ऑप्शन दिया है टू रिमूव रिपल्स फ्रॉम द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। तो चौथा ऑप्शन सही होगा, अभी ऊपर बताया गया था। फिल्टर क्या करता है, रिपल्स को रिमूव करता है। अब 35वां क्वेश्चन देखिए, 35वां क्वेश्चन करा कि अ गुड पावर सप्लाई मस्ट हैव, एक अच्छे पावर सप्लाई को क्या इसमें से रखना चाहिए, जो नीचे है दिया गया है ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन है लो रिपल फैक्टर एंड लो वोल्टेज रेगुलेशन, दूसरा ऑप्शन है हाई रिपल फैक्टर एंड हाई वोल्टेज रेगुलेशन, तीसरा ऑप्शन है लो रिपल फैक्टर एंड हाई वोल्टेज रेगुलेशन, और चौथा ऑप्शन है हाई रिपल फैक्टर एंड हाई वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक अच्छे पावर सप्लाई के लिए रिपल फैक्टर भी कम होना चाहिए और वोल्टेज का जो रेगुलेशन है वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आइडियली क्या होना चाहिए, रेगुलेशन 0 होना चाहिए। ठीक, तो ये मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर ऐसा होता है कि रिपल फैक्टर कम है और वोल्टेज रेगुलेशन भी कम है, तो इसका मतलब क्या है, वो पावर सप्लाई अच्छा पावर सप्लाई माना जाएगा। थर्टी 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा कि इंटेंजिक सेमीकंडक्टर इज ए सेमीकंडक्टर इन विच, पूछ करा कि इंटेंजिक सेमीकंडक्टर एक सेमीकंडक्टर है जिसमें द नंबर, पहला पूछा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल, दूसरा पूछा है कि नो इम्प्योरिटी इज एडेड, तीसरा पूछा है ओनली फिफ्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज एडेड एज इम्प्योरिटी, और चौथा पूछा है डोपिंग डेंसिटी इज लेस देन 10 एटम। तो इसमें इंटेंजिक सेमीकंडक्टर को क्या कहा जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट लगा सकते हैं कि मतलब नो इम्प्योरिटी इज एडेड। ठीक, अब 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डर ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इन, फॉरबिडन एनर्जी गैप इज लिखा इन होगा इन सेमीकंडक्टर इज, इसको भी अभी बताया गया है। ये क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग के ऑर्डर का बताया गया था, तो 1 इलेक्ट्रॉन बोल दिया है, उसके आसपास है, तो उस वाले ऑप्शन को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। 38वां क्वेश्चन देखिए, 38वां क्वेश्चन जो दिया गया है, करा कि अ क्रिस्टल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल, आइदर ए और बी डिपेंडिंग ऑन द डोपिंग कंसंट्रेशन। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्लास में बताया गया है, चाहे पी टाइप क्रिस्टल हो चाहे एन टाइप क्रिस्टल हो, हमेशा क्या होता है, वो न्यूट्रल रहता है। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे अब 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू अ प्योर जेर्मेनियम वी गेट। तो ये पीछे भी डिस्कस हो चुका है पिछले वाले लेक्चर में
जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जर्मेनियम मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो ऑप्शन पहला क्या दिया है, एन टाइप, दूसरा दिया पी टाइप, तीसरा दिया एन टाइप, चौथा दिया है एन पी टाइप। इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। 40वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, टू कन्वर्ट प्योर सिलिकॉन इनटू पी टाइप सेमीकंडक्टर द वैलेंसी ऑफ इम्प्योरिटी एडेड इन इट विल बी। 40वां कह रहा है कि टू कन्वर्ट प्योर सिलिकॉन इनटू पी टाइप, किसी प्योर सिलिकॉन मटेरियल को, सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो इम्प्योरिटी ऐड किया जाएगा उसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए। तो पी टाइप बनाने के लिए पता है आपको ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है, इसका मतलब वैलेंसी कितना होगा, पहला ऑप्शन दिया है 6, दूसरा ऑप्शन दिया 5, तीसरा 4, चौथा 3। तो क्या होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 3 रहेगा इसका और जो सिलिकॉन है उसका 4 वैलेंसी होगा, जिसके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कमी होगी तो वहाँ से क्या होगा, जनरेट होगा, पी टाइप मटेरियल उसको कहा जाएगा। 41वां देखिए, द आर्डर ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इन अ पीएन जंक्शन इज। पहला ऑप्शन दिया है 0.1 वोल्ट, दूसरा दिया है 0.01 वोल्ट, तीसरा दिया है 0.5 वोल्ट, चौथा दिया है 2.0 वोल्ट। तो देखिए इसका अगर ये डिस्कस किया रहता है इसमें कि सिलिकॉन का ये है पीएन जंक्शन कि जर्मेनियम का है, तो उस केस में क्या होता, अगर जर्मेनियम का रहता तो 0.3 ऑप्शन दिया रहता, सिलिकॉन का रहता 0.7 दिया रहता। लेकिन इसमें देखिए कोई डिस्कस नहीं किया गया है और 0.7 के आसपास की वैल्यू, इसको हम 0.5 को करेक्ट मान सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी जानिए कि जो ये बैरियर पोटेंशियल होता है ये 2 मिली वोल्ट डिक्रीज होता है पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। क्लियर है। 41वां का ऑप्शन नंबर सी क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। 42वां देखिए, द बिट्स ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन। पहला ऑप्शन दिया है डिक्रीजेज विथ लाइट डोपिंग, दूसरा ऑप्शन दिया है इंक्रीजेज विथ हैवी डोपिंग, तीसरा ऑप्शन दिया है एज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज और चौथा दिया है एज इंक्रीज अंडर रिवर्स बायस। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई जो है, और ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन हम लोग ने देखा, तो चार ऑप्शन हम लोग ने देखा, तो इसमें देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी वाला करेक्ट हम लगा सकते हैं, क्योंकि जब रिवर्स बायस होता है तो उसमें क्या होता है, उसकी चौड़ाई इंक्रीज होती है। तिरालीसवां क्वेश्चन देखिए, व्हेन फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द पीएन जंक्शन इज इंक्रीज्ड कामा द बिट्स ऑफ डिप्लीशन लेयर। कह रहा है कि जब फॉरवर्ड वोल्टेज जो पीएन जंक्शन के अक्रॉस लगा रहे हैं अगर उसको इंक्रीज कर दें तो डिप्लीशन रीजन, ऑप्शन दिया है डिक्रीजेज, दूसरा दिया इंक्रीजेज, तीसरा दिया अनचेंज और चौथा दिया फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। तो आपको पता है कि जब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाते हैं तो जंक्शन की चौड़ाई क्या होती है, घटती चल जाती है। इसका मतलब 43वां का ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। 44वां देखिए, व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस देन इट्स रेजिस्टेंस। पहला ऑप्शन दिया है इंक्रीजेज, दूसरा दिया है डिक्रीजेज, तीसरा दिया है बिकम्स जीरो और चौथा दिया है रिमेन्स अनचेंज। तो अब देखिए जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया जाएगा तो क्या होगा, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज करता है, घटते जाता है। ठीक, ये सब क्वेश्चन जो हैं ये इंटर में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अब देखिए 45वां क्वेश्चन, द जेनरल ब्रेकडाउन आकर्स फॉर फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, तीसरा कह रहा है कि अनबायस्ड कंडीशन और चौथा कह रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ बायसिंग कंडीशन। कह रहा है कि जेनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज कब मिलेगा, फॉरवर्ड बायस में मिलेगा कि रिवर्स बायस में मिलेगा कि अनबायस्ड कंडीशन मिलेगा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ बायसिंग कंडीशन। तो ये पीछे भी कई बार डिस्कस किया जा चुका है कि जेनरल डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं और जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो भी रिवर्स बायस में ही मिलता है।
अब देखिए 46वां क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि अ जेनर डायोड इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा दिया है कनेक्टेड इन सीरीज। तीसरा दिया है शार्प ब्रेकडाउन एट लो रिवर्स वोल्टेज। और चौथा दिया है निगेटिव रेजिस्टेंस। ये आपको क्लास में बताया जा चुका है कि क्या होता है, शार्पली ब्रेकडाउन इसमें मिलता है। जेनर डायोड का कुछ ब्रेकडाउन जो होता है शार्पली मिलता है लो वोल्टेज पे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 46वां का करेक्ट होगा। 47वां क्वेश्चन देखिए, जो 47वां क्वेश्चन है, जेनर डायोड इज ऑलवेज यूज्ड एज, जेनर डायोड इज ऑलवेज यूज्ड एज अ। 47वां क्वेश्चन पहला लिखा है एम्पलीफायर, दूसरा लिखा है ऑक्सीलेटर, तीसरा लिखा है रेक्टिफायर, चौथा लिखा है वोल्टेज रेगुलेटर। पीछे भी ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, फिर रिपीट हो रहा है। सोचिए ये सब क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट कितने हैं कि बार बार क्वेश्चन वो रिपीट हो रहा है। तो इसका क्या होगा, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जा रहा है बार बार, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो आपका वो 15 नंबर का रिटेन एग्जाम इसके साथ होता है एमसीक्यू के साथ, तो दोनों चीज़ के लिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन में भी आ रहा है, उसमें भी जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर हमेशा रिटेन में भी पूछता रहता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से आप लोग पढ़ें। 48वां देखिए, एवलांच ब्रेकडाउन डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फिनोमेना। करा कि एवलांच वोल्टेज किस फिनोमेना डिपेंड करता है। तो इसमें देखिए पहला कोलिजन, दूसरा आयोनाइजेशन, तीसरा रिकम्बिनेशन, चौथा नन ऑफ दिस। ये आपको क्लास में बताया गया है किस पे डिपेंड करता है, कोलिजन पे डिपेंड करता है। क्या करते हैं, कोलाइड करके इलेक्ट्रॉन को फ्री करते हैं एटम, और उसमें क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन मिलने लगता है और उसको एवलांच ब्रेकडाउन करते हैं। ये आपस क्या करेंगे, एनर्जी गेन करके एक दूसरे से कोलाइड करके एक दूसरे का बॉन्ड तोड़ते जाते हैं, और ये कलेक्टिव प्रोसेस होता है, बार बार बॉन्ड को तोड़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, दूसरे से टकराएगा। मतलब ये प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है, एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है और ये चलता रहेगा। उसे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने लगते हैं और क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। क्लियर है। और इसके विपरीत जो जेनर वाला होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंट इतना देर बढ़ जाता है, रप्चरिंग होने लगता है, अपने आप फटने लगते हैं, और उसमें क्या होता है, जेनर ब्रेकडाउन की फिनोमेना होने लगती है। दोनों फिनोमेना को क्लास में अच्छे से डिस्कस भी किया जा चुका है, और ये दोनों फिनोमेना आपके रिटेन वाले एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। 49वां देखिए, विच रेक्टिफायर रिक्वायर्स 4 डायोड। अभी पीछे ही डिस्कस हुआ है क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर और वोल्टेज रेगुलेटर। तो कौन सा होगा, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, क्योंकि इसमें आप देखे थे क्लास में कि क्या होगा, 4 डायोड इसमें हम लोग यूज करते हैं। कुछ इस तरह हम लोग बना के देखे थे। ये आप ब्रिज रेक्टिफायर देखिए, 4 डायोड D1, D2, D3, D4 ये सब क्या किया गया था, यूज किया गया था। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 50वां देखिए, द रिपल फैक्टर फॉर ब्रिज रेक्टिफायर इज। ब्रिज रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है, ये भी क्लास में इसको सॉल्व कराया गया है। चलिए ऑप्शन देखा जाए क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया 0.046, सॉरी पहला ऑप्शन दिया 0.406, दूसरा दिया है 0.812, तीसरा दिया है 1.21, चौथा दिया है 0.48। तो क्लास में ये चीज़ आपको डिस्कस कराया गया है, सॉल्व कराया गया है। जो हम लोग इसको सॉल्व किए थे तो रिपल फैक्टर कितना आया था, 0.48 आया था। ठीक, और जो फुल वेव रेक्टिफायर का था कितना आया था, 1.21 आया था। और वास्तव में रिपल फैक्टर क्या होना चाहिए, जितना कम से कम रिपल फैक्टर होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, पावर सप्लाई के लिए रेगुलेशन सब क्या होगा, अच्छा मिलेगा, और उतना ही अच्छा पावर सप्लाई माना जाता है। इक्यानवा देखिए, इफिशियंसी ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज। इसको भी सॉल्व कराया गया था। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। 100%, दूसरा दिया 90%, तीसरा दिया 81.2%, चौथा दिया नन ऑफ दिस। इसको सॉल्व किया गया था तो 81.2% आया था, और 40 पॉइंट समथिंग उसका 14.6 इसका आया था, हाफ वेव रेक्टिफायर का था। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में आते हैं, इन क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ें।
52 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा कि वोल्टेज रेगुलेशन इज डिफाइंड एज ई नो लोड अपॉन ई फुल लोड, दूसरा करा ई फुल लोड अपॉन ई नो लोड, तीसरा करा कि ई फुल लोड इंटू ई नो लोड डिवाइडेड बाई ई नो लोड, और चौथा ऑप्शन दिया ई नो लोड माइनस ई फुल लोड डिवाइडेड बाई ई फुल लोड। इसका मतलब क्या होगा, ये चौथा वाला ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट होगा। इस चीज़ को आप फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा कि नो लोड कंडीशन माइनस ई फुल लोड कंडीशन अपॉन फुल लोड कंडीशन, ठीक। और वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतना ही अच्छा पावर सप्लाई माना जाता है, ठीक। वोल्टेज रेगुलेशन को करना आवश्यक होता है ताकि जो चेंज इन इनपुट वोल्टेज या लोड को चेंज करने पे आउटपुट वोल्टेज में चेंज न मिले। अब देखिए फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, द नंबर ऑफ डायोड यूज इन ब्रिज रेक्टिफायर इज। अभी ऊपर ही बताया गया है, यहाँ देखिए 4 डायोड ब्रिज में डिस्कस किए हैं, इसका मतलब क्या होगा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर कामा करेंट फ्लोज ड्यूरिंग अल्टरनेट हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट पोटेंशियल, फ्लोज ड्यूरिंग द फुल साइकिल ऑफ इनपुट पोटेंशियल, और फिर इसके बाद जो ऑप्शन दिया है, डज नॉट फ्लो इन एनी पार्ट ऑफ इनपुट पोटेंशियल, एंड ये डी ऑप्शन जो दिया है कि इज कांस्टेंट थ्रू आउट द साइकिल। तो आपको पता है कि जब हाफ वेव रेक्टिफायर हम डिस्कस किए थे तो उसमें जो करंट था वो क्या होता, अल्टरनेट साइकिल में फ्लो कर रहा था, ठीक। पॉजिटिव हाफ साइकिल में फ्लो और फिर जीरो फिर फ्लो कर रहा था। इसका मतलब क्या होगा, 50वां का ऑप्शन नंबर ए क्या, 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फिल्टर इज, पहला दिया है मिनिमाइज एसी इनपुट वेरिएशन, दूसरा दिया है सप्रेस ऑड हार्मोनिक्स इन रेक्टिफायर आउटपुट, तीसरा दिया है स्टेबलाइज डीसी लेवल ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, और चौथा दिया है रिमूव रिपल फैक्टर फ्रॉम द रेक्टिफायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला, ठीक। रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिलता है उसके रिपल फैक्टर को रिमूव करने के लिए फिल्टर लगाते हैं। रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा मिलेगा, जो रेक्टिफायर का आउटपुट मिलेगा वो पल्सेटिंग डीसी मिलेगा, उस डीसी से जो पल्स है उसको रिमूव करने के लिए फिल्टर लगाते हैं, और फिल्टर के बाद क्या करते हैं, रेगुलेटर सर्किट यूज करते हैं उसको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए। ये सब चीज़ें पावर सप्लाई में डिस्कस की गई हैं, ठीक। ओके फ्रेंड, थैंक यू।